तेरे इश्क की गिरफ्त में पार्ट 4। जिया ऑफिस से बाहर निकली तो उसके कदम तेज थे, जैसे उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर भाग जाना चाहती हो। उसकी आंखें हल्की सी भीगी हुई थी, लेकिन उसने पलकों को बार बार झपकाकर आंसुओं को रोक लिया था। कॉरिडोर के कोने में खड़ी शाल्वी ने उसे रोका। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जिया सुनो ना प्लीज़, जिया रुको तो सही। उसकी आंखों में बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। जिया के चेहरे पर दर्द था और उसकी चाल में थोड़ी सी घबराहट भी थी। शाल्वी ने तुरंत जिया का हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ जिया, तुम ठीक तो हो ना? शाल्वी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में पूछा। जिया ने सिर झुकाया। कुछ देर तक वह चुप रही थी। फिर शाल्वी की तरफ देखा और हल्के से कहा, कुछ नहीं शाल्वी, बस थोड़ी सी परेशान थी। लेकिन शाल्वी ने जिया की नज़रों को पकड़ा और उसकी भावनाओं को समझते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ है? चेयरमैन ने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था? और फिर तुमने क्या किया? जिया ने गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। उसकी आंखें अब भी नमी से भरी हुई थीं, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश की। शाल्वी, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, सब खत्म कर दिया। इतने दिनों की मेहनत। शाल्वी का चेहरा सख्त हो गया था। तुमने रिज़ाइन क्यों कर दिया? जिया ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर बिना रुके कहा, रिज़ाइन कर दिया ताकि मुझे अपनी इज्जत पर सवाल न सुनने पड़े। तुमने अपनी ज़िंदगी की एक किस्म की जंजीर में बांध लिया है जिया, शाल्वी ने कहा और जिया के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था। तुमने रिज़ाइन कर दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या करेंगी। अगर उन्हें पता चला कि तुमने नौकरी छोड़ दी है तो क्या करूँ मैं शाल्वी? एकांश ओबरॉय से शादी कर लूँ? शाल्वी का गला भर आया था। उसने जिया को ऑफिस के कैफेटेरिया में बिठाया और उससे पूछा कि वह एकांश ओबरॉय को कैसे जानती है। जिया ने अपने आंसू पोंछे और शाल्वी को सारी बातें बताईं। जिया की सारी बात सुन शाल्वी हैरान रह गई थी। पर तुम अब क्या करोगी जिया? तुम्हारी माँ तुम्हें घर में नहीं रहने देंगी जिया, वो तो वैसे ही तुम्हारी हर बात में नुक्स निकालती हैं। और अब अगर उन्हें पता चला कि तुमने नौकरी भी छोड़ दी है तो जिया ने आंखें बंद कर ली थीं, जैसे शाल्वी के हर लफ्ज़ उसके सीने में चोट कर रहा हो। मैं जानती हूँ शाल्वी, उसने धीमे से कहा, लेकिन कम से कम अब मैं खुद को आईने में तो देख पाऊंगी ना। शाल्वी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, थोड़ा नरम पड़ते हुए। तो अब क्या करोगी जिया? कहाँ जाओगी? घर जाओगी तो माँ की चीखें सुननी पड़ेंगी, और यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं वो देख लूँगी शाल्वी, तू अभी अपनी जॉब पर ध्यान दे। जिया थकी हुई चाल से अपना छोटा सा सामान उठाए घर के गेट तक पहुँच चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर मायूसी की मोटी परत थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने ही ममता खड़ी हुई थी। उसकी सौतेली माँ। ममता की नज़र जिया के हाथों में पकड़े बैग पर गई और उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में पहले से ही गुस्से की चिंगारी थी। आ गई महारानी, ममता ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। तो ऑफिस से छुट्टी मिल ही गई इतनी जल्दी, या धक्के मारकर निकाल दिया गया है किसी ने? जिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने सिर झुकाया और तेज कदमों से सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन ममता ने पीछे से फिर से ताना मारा, आवाज़ को और तेज करते हुए, ताकि घर के हर कोने में गूंजे। कौन सी नई नौटंकी है अब ये? सारा सामान भी ले आई है? क्या करके आई है वहाँ, जो एक ही दिन में रिज़ाइन करके लौट आई? या फिर निकाल दिया गया? लोग ठीक ही कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। जिया के कदम वहीं रुक गए थे। उसकी मुट्ठियाँ भीज गई थीं, लेकिन उसने खुद को रोका। लेकिन वह पलटी नहीं थी। वह अपने आंसुओं को गुस्से में बदलने से रोकती रही थी। तेजी से कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। ममता वहीं खड़ी दरवाजे के बाहर से चिल्लाती रही थी, सुन रहे हो ना आप? ममता ने अपने पति जिया के पिता को आवाज़ दी, जानबूझकर, ताकि जिया तक हर लफ्ज़ पहुँचे। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या पता ऐसा क्या कराई है ऑफिस में कि धक्के मार कर निकाल दिया गया। मेरी तो पहले ही नाक कटवा दी थी, अब और क्या बाकी रह गया है? कमरे के अंदर जिया फर्श पर बैठ गई थी, अपनी हथेलियों से कान ढककर। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन होंठ भींचे हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे खुद से ही लड़ रही हो कि टूटना नहीं है। दीवार के सहारे सिर टिकाकर उसने खुद को समझाया, कम से कम अब आईने में खुद को देख सकती हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। बाहर ममता की आवाज़ अब भी चल रही थी, लेकिन जिया ने अपनी पलकों को बंद कर लिया था। 2 दिन हो चुके थे। जिया ने कमरे के पर्दे भी नहीं हटाए थे। धूप कब आई कब गई उसे फर्क ही नहीं पड़ा था। फर्श पर पड़े उसी गद्दे पर वो अभी बैठी हुई थी। बस अब उसकी आंखें सूख चुकी थीं, आंसू जैसे खत्म हो गए थे, या फिर रोते रोते थक गई थी। उसके फ़ोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी, एकांश कॉलिंग। फिर फ़ोन कट जाता था, फिर दोबारा वही नाम। जिया ने फ़ोन को उल्टा करके रख दिया था, ताकि स्क्रीन की रोशनी भी अब उसे परेशान न कर सके। कमरे के बाहर ममता अब तानों की जगह चुप थी, लेकिन उनकी खामोशी जिया के लिए सुकून नहीं थी। वो जानती थी कि बाहर का तूफान बस थोड़ा थमा है, मिटा नहीं है। दोपहर के वक्त
जब घर में बाकी सब अपने अपने कामों में लगे थे तभी जिया ने पर्दे के कोने से झांककर बाहर देखा। गली के मोड़ पर एक काले रंग की BMW खड़ी हुई थी। वही गाड़ी, वही नंबर। एकांश ओबरॉय। 2 दिन से यही हो रहा था। सुबह आता था, कार में बैठा रहता था, कभी फ़ोन करता तो कभी बस खिड़की से उसके घर की तरफ देखता रहता, फिर शाम को चला जाता था। लेकिन अगली सुबह फिर वही। जिया ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैंने ये फैसला मजबूरी में नहीं, अपनी इज्जत के लिए लिया है। फ़ोन फिर से बजा। एकांश कॉलिंग। इस बार घंटी थोड़ी लंबी बजी थी, फिर वॉइसमेल चला गया था। कमरे में खामोशी फिर लौट आई थी। लेकिन बाहर सड़क पर खड़ी वो गाड़ी जिया के दिल में हलचल मचाए जा रही थी। उसने खुद को फुसफुसा कर कहा, जाने क्यों नहीं जा रहा है ये, क्यों बार बार मुझे उस सब की याद दिला रहा है जिससे मैं भागना चाहती हूँ। उसकी उंगलियां अनजाने में ही फ़ोन की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। नहीं, मैं बात नहीं करूँगी एकांश से। बाहर BMW का AC अब बंद हो चुका था, लेकिन एकांश वहीं स्टीयरिंग पर झुका बैठा था, जैसे वक्त भी थककर रुक गया हो। उसकी आंखें लगातार जिया के घर की खिड़की पर अटकी हुई थीं, जो 2 दिन से वैसे ही बंद थी, जैसे अंदर भी कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। साथ वाली सीट पर आदि बैठा हुआ था, उसका पुराना दोस्त और असिस्टेंट। उसने झिझकते हुए कहा, भाई 2 दिन हो गए हैं, चलें, तुझे भी रेस्ट करना चाहिए। एकांश ने झटके से सिर उठाया और चुपती हुई आवाज़ में कहा, रेस्ट? उसने हौले से हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी थकी और टूटी हुई निकली थी। रेस्ट तब होता है जब दिमाग शांत हो आदि। ये 2 दिन मुझे 2 साल जैसे लग रहे हैं। आदि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया था। एकांश ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा रगड़ा, जैसे खुद को काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर गुस्से में फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर फिर से वही नाम डायल किया, जिया। फ़ोन लगातार बजता जा रहा था, लेकिन उधर से फिर वही साइलेंस। कॉल फिर से कट गई थी। एकांश ने फ़ोन सीट पर फेंक दिया था और दीवार की तरफ से टिकाकर आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांसें अब तेज चल रही थीं। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही आदि? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ का गला घोट दिया हो। मैंने क्या किया है ऐसा? मैंने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब वो ऐसे सब कुछ ख़त्म कर बैठी है आदि। आदि ने धीमे से कहा, शायद उसे टाइम चाहिए भाई। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी सीट पर मार दी थी। टाइम? 2 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से गया तक नहीं। बस उसे एक बार सामने लाना चाहता हूँ, एक बार बात कर लूँ उससे। उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थीं। गाड़ी के शीशे से उसने फिर से जिया के घर की तरफ देखा। उसे मुझसे नफरत क्यों हो गई आदि? मैं तो उसी के लिए लड़ रहा था। आदि ने गहरी सांस ली। शायद वो डर गई है। दादाजी ने उसके साथ ठीक नहीं किया एकांश। एकांश की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने पलकों को कसकर भींच लिया था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे जितने भी दिन लगे आदि, जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहे कि तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटूँगा। गाड़ी के बाहर शाम ढलने लगी थी, लेकिन एकांश की आंखों में अभी भी वही तड़प चल रही थी और अब वो बेचैनी गुस्से में बदलने लगी थी। जिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके कमरे में हल्की सी दस्तक हुई। जिया बेड पर बैठी हुई थी। 2 हफ्तों से यही उसकी दुनिया बन गई थी, यही दीवारें, यही खामोशी। उसने थकी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा खुला और उसके पिता राजेश अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान थी और आंखों में कोई पुरानी सी हार। जिया, उन्होंने धीमे से पुकारा। जिया थोड़ा चौंकी, फिर खुद को संभालती हुए बोली, जी पापा। वो पल भर को रुके, फिर सीधे मुद्दे पर आ गए थे। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है जिया। आवाज़ में एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे कोई फैसला जो दिल पर पत्थर रख कर लिया गया हो। जिया का दिल एक पल को ज़ोर से धड़का था। वो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, पापा मैं जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लूँगी। आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात माँ के तानों की, तो मुझे उनकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन उसके पिता उसके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। जिया ने झिझकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा? अगर तू मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करती है ना, तो इस शादी के लिए हाँ कर दे जिया। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। अब मैं तुझे इस जहन्नुम में और जलते हुए नहीं देख सकता। आज शाम को वो लोग आ रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। जिया की आंखें भीगने लगी थीं, लेकिन उसने खुद को समेटा। पापा, पर मैं कैसे? मैं और ये सब इतनी जल्दी में क्यों? अभी दरवाज़ा खुला और शालवी अंदर आ गई थी। उसने हल्के इशारे से जिया के पिता से कहा, अंकल मैं जिया से बात करती हूँ, प्लीज़ आप परेशान ना हो। जिया के पिता ने थके हुए कदमों से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। जिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शालवी, मैं ये कैसे करूँ? मैं किसी अजनबी से शादी कैसे कर लूँ? बस यूं ही। शालवी ने फ़ौरन उसके दोनों कंधों को थाम लिया था। तू एकांश ओबरॉय को जानती है ना जिया? उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन आंखें दोस्ती से भरी हुई थीं। उसका जुनून तुझे भी पता है। अगर तू उससे बचना चाहती है ना,
तो यही रास्ता है। जिया सन खड़ी रह गई थी। शादी, अभी, इन सब के बीच उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। शाल्वी, ये मजाक है क्या? मैं एक बर्बादी से भाग रही हूँ और तू मुझे दूसरी तरफ धक्का दे रही है। शाल्वी ने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया था। नहीं जिया, प्लीज़ समझ, ये फिक्स मैरिज तेरी आज़ादी की चाबी हो सकती है। बस एक बार मिल ले उससे, और एक बार तेरी शादी हो गई ना तो एकांश भी हार मान जाएगा। अगर तू शादी कर लेगी तो वो पीछे हट जाएगा। तेरे नाम के साथ जब किसी और का नाम जुड़ जाएगा तो फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर अंकल तेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचेंगे। देख, इसका नाम राघव है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता है। शाल्वी ने जिया को अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए कहा। जिया ने सिर झुका लिया था। उसकी आंखें कांप रही थीं। पर शाल्वी, ये शादी ऐसे। शाल्वी ने उसकी हथेली पकड़ ली थी। तो इस वक्त दिल से नहीं जिया, दिमाग से फैसला कर। ये शादी तुझे आज़ाद कर सकती है। जिया, कमरे में एक पल की खामोशी छा गई थी। फिर जिया ने अपनी आंखें पहुँची और धीमे से सिर हिलाया। ठीक है तो बता दे पापा को, मैं शादी के लिए हाँ कह रही हूँ। जिया वहाँ से चली गई थी, लेकिन शाल्वी के कांपते होंठ और उसकी आंखों की बेचैनी उसी जगह टिक गई थी। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और धीमे से फुसफुसाई, काम हो गया है सर। जिया मान गई है। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी लेकिन विजयी आवाज़ आई, गुड। शादी का दिन आ चुका था। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी। मंडप सजा हुआ था, फूलों की माला हर तरफ झूल रही थी और रिश्तेदारों के चेहरों पर रस्मी मुस्कानें थीं। किसी ने नहीं देखा कि दुल्हन के कमरे के दरवाजे के उस पार कैसी हलचल थी। जिया आईने के सामने बैठी हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप था, बालों में गजरा था, लेकिन वो महक भी जिया के लिए बोझ बन चुकी थी। उसने अपने घूंघट को थोड़ा उठाया और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें अब भी सोजी हुई थीं। दरवाजे के पास शाल्वी खड़ी हुई थी। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। जिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। शाल्वी, क्या मैं सच में सही कर रही हूँ? उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन टूटी हुई। शाल्वी ने खुद को संभाला। उसने आगे बढ़कर जिया के कांपते हाथों को थाम लिया था। तू ये शादी कर ले जिया, बस ये कदम उठा ले, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। जिया की सांसें कांप रही थीं। मंडप में शहनाइयाँ गूंज रही थीं, ढोलक की आवाज़ें, रिश्तेदारों की हंसी और कैमरों की फ्लैश लाइटें सब मिलकर शोर बना रहे थे। जिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों में पायल थी, लेकिन उसकी चाल में कोई खनक नहीं थी, जैसे कोई अपने कदम घसीटता हुआ जा रहा हो। सामने मंडप में अग्नि जल रही थी और दूल्हे का चेहरा सेहरे में छुपा हुआ था। उसने सिर झुकाए झुकाए ही अपनी जगह ली। घूंघट के पीछे उसकी उंगलियां बार बार चूड़ियों से खेल रही थीं, जैसे अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। फेरों की तैयारी होने लगी थी। चारों तरफ कैमरों की लाइट और लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन जिया के कानों में सब आवाज़ें धीमी पड़ गई थीं। उसे बस अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और दिल की धड़कन जो अब अपनी रफ्तार खोती जा रही थी। शादी की सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थीं। तभी पंडित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब वधू और वर अग्नि को प्रणाम करें। ढोलक की आवाज़ें और तेज़ हो गई थीं। पीछे से रिश्तेदारों की खुशियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मुबारक हो जिया। जिया ने कांपते हाथों से अपने घूंघट को थोड़ा सा आगे झुकाया ताकि वह अग्नि के सामने झुक सके, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे दूल्हे के चेहरे पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया था। सेहरे के पीछे से झांकती वो आंखें, वो जानी पहचानी जुनूनी और खतरनाक आंखें। एकांश ओबरॉय। जिया का दिल हलक में आ गया था। उसकी सांसें अटक गई थीं। उसने पल भर के लिए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही एकांश ने उसकी तरफ थोड़ा झुककर हल्की सी मुस्कान की, उसकी रूह कांप गई थी। जिया के होंठ सूख गए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अग्नि के सामने झुकना तो दूर, उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही थी। तभी सेहरे के पीछे से वो थोड़ा और झुका और अगले ही पल जिया ने अपने हाथ पर उसकी उंगलियों की जकड़न महसूस की, ठंडी लेकिन मजबूत। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस जिया एकांश ओबरॉय। उसके लफ्ज़ बेहद धीमे थे, लेकिन इतने गहरे थे कि सीधे जिया की रूह में उतर गए थे। जिया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनों ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। एकांश, तुम यहाँ? एकांश की मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। बस वही पुरानी खतरनाक ठंडक, वही जुनून जो अब जिया के सबसे बड़े डर में बदल चुका था।
अब तो अग्नि के 7 फेरे भी पूरे हो गए जिया, वो फुसफुसाया, उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां और कसते हुए। अब ये बंधन जिंदगी भर के लिए है, अगले 7 जन्मों तक सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसके हर डर का कारण थी। जिया ने हड़बड़ाकर आसपास देखा, अपने पापा की तरफ, लेकिन वह तो सिर झुकाकर संतोष की सांस ले रहे थे। कोई भी एकांश का चेहरा देखकर चौंका नहीं था, कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कुछ गलत हुआ है। जिया की नज़रें शाल्वी को ढूंढ रही थीं, लेकिन शाल्वी अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाए चुपचाप खड़ी हुई थी। जिया के सिर पर जैसे बिजली गिरी थी। उसके दिल ने चुपचाप सच को कबूल कर लिया था। ये सबने मिलकर किया है, पापा ने, शाल्वी ने, सब जानते थे पहले से ही, ये रिश्ता पहले से ही तय था, उससे बस छुपाया गया है। जिया के होंठ सूख गए थे, उसकी आंखें छलछला आई थीं, लेकिन उसने पलकों को बंद कर लिया था। वो भीड़ के बीच अकेली खड़ी हुई थी, टूटी हुई, लेकिन आवाज़ नहीं निकली थी। विदाई का समय हो चुका था। चारों ओर रोने की आवाज़ें थीं, औरतें आंचल से आंसू पहुँच रही थीं, लेकिन जिया वो बिल्कुल पत्थर बनी खड़ी थी, ना रोई ना कुछ बोली, बस बिल्कुल खामोश थी। उसने एक बार पापा की तरफ देखा, वो भी आंखें चुराकर खड़े हुए थे। जिया को जैसे अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। एकांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उस छुअन से जिया का पूरा जिस्म सिहर गया था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया था, बस बेजान कदमों से गाड़ी तक चलती गई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, लेकिन जिया ने कोई हरकत नहीं की थी। एकांश ने उसका सिर झुकाकर उसे अंदर बैठाया, जैसे कोई रस्म निभाई जा रही हो। गाड़ी चल पड़ी थी, पीछे छूटते चेहरे धुंधले होते जा रहे थे, लेकिन जिया, उसकी नज़रें अब भी उसी पल में अटकी हुई थीं। सड़कें बदलती जा रही थीं, मोड़ आते गए थे, लेकिन उसकी दुनिया वहीं रुक गई थी। उस आखिरी पल पर जब उसने अपने पापा की तरफ देखा था और उन्होंने आंखें चुरा ली थीं। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी ओबरॉय मैंशन के बड़े से गेट के सामने आकर रुकी थी। लोहे के भारी गेट अपने आप खुल गए थे, जैसे किसी कहानी का एक और दरवाज़ा खुल रहा हो। एकांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उतरो। आवाज़ नरम थी, लेकिन उसमें आदेश भी था। जिया ने कोई सवाल नहीं किया था, बस धीरे से पाँव बढ़ाए। मैंशन के चौक में खड़े लोग उनका स्वागत कर रहे थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ नौकर चाकर, सबकी निगाहें बस जिया पर अटकी हुई थीं, लेकिन वो अब भी पत्थर की तरह खड़ी हुई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसकी चाल धीमी थी, हर कदम भारी लग रहा था। एकांश ने फिर से उसकी कलाई थाम ली थी, जैसे उसे गिरने से बचा रहा हो या फिर उसे इस नए बंधन में मजबूती से बांध रहा हो। मुख्य दरवाजे पर ओबरॉय खानदान की बुजुर्ग एकांश की दादी खड़ी हुई थीं, आंखों में नाप तोलती नज़रों के साथ। बहू, दहलीज पार करो, दादी ने रस्म के हिसाब से कहा। जिया ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली थीं, शायद खुद को थोड़ा और मजबूत करने के लिए, और फिर बेजान सी चाल में उसने पाँव आगे बढ़ाया और दहलीज पार कर ली थी। अंदर झिलमिल करती हुई लाइटें, ऊंची छतें और महंगे पर्दे, लेकिन जिया को सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसके कानों में अभी भीड़ की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ कहीं खो गई थी। एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा झुककर फुसफुसाया, यहाँ अब तुम्हें खुद को संभालना होगा जिया। यानी एक नज़र एकांश की तरफ उठाई, उसकी आंखों में थका हुआ खालीपन था, जैसे वो उसे सुन तो रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी पीछे से औरतों की धीमी हंसी की आवाज़ गूंजी। एक ने दुपट्टा होठों पर रखकर मजाक में कहा, चलो बहनों, अब नई बहू को उसके कमरे तक छोड़ ही आते हैं। जिया चौंकी नहीं थी, बस चुपचाप उनके साथ पलट गई थी। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था तो किसी ने उसकी चूड़ियों की खनक पर मुस्कुरा दिया था। देखना आज हमारे एकांश बाबू कैसे खामोश रहते हैं। दूसरी औरत ने हंसी दबाते हुए कहा, अभी तो भाभी जी पत्थर बनी हैं, रात तक देखना कैसे फूल की तरह खिल जाएंगी। एक और आवाज़ आई। जिया के कानों में ये बातें तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने सिर झुका लिया था। वो बस उन औरतों के बीच बेजान से चलती जा रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक और औरत ने पीछे से फुसफुसाया, कमरा तो फूलों से सजा है, अब देखना बाकी है कि हमारी बहू कब लाश से लाल होती है। जिया सभी की बातें बस चुपचाप सुनती जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में शाल्वी और उसके पिता का धोखा चल रहा था। उसने शाल्वी पर आँख मूंद करके भरोसा किया था। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि शाल्वी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है।
कमरे का दरवाज़ा खोला गया था। भीतर गुलाब और मोगरे की महक भरी हुई थी। बिस्तर पर फूलों का घेरा बना था। दीवारों पर सॉफ्ट लाइट जल रही थी। सब औरतों ने मिलकर जिया को अंदर धकेला, जैसे कोई रस्म पूरी कर रही हो। चलो छोड़ते हैं, अब इन दोनों की रात है। जिया उन सबकी बातें सुनकर बस चुपचाप खड़ी रही थी। उसकी पलकें झुकी हुई थीं। औरतों ने हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में अब सन्नाटा था, सिर्फ हल्की सी फूलों की खुशबू और उसकी अपनी सांसों की आवाज़। जिया ने धीरे से घूंघट के पल्लू को ठीक किया और फिर कमरे के कोने में जाकर बैठ गई थी। फूलों की सजावट के बीच खुद एक मुरझाए फूल की तरह। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। आकाश अंदर आ चुका था, सिलो कदमों से। उसकी आंखें सीधे जिया पर टिक गई थीं, जो कोने में सिमटी हुई थी। कमरे में उस पल की चुप्पी भारी हो गई थी। फूलों की खुशबू अब बोझ सी लग रही थी। आकाश ने दरवाज़ा बंद किया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके पास चला आया था। आकाश बिल्कुल उसके पास आकर कुछ पल ठहर गया था। उसने थोड़ा झुककर जिया के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, वेलकम होम मिसेस आकाश ओबरॉय। कमरे की हवा एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई थी। जिया ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अब भी उनके अंदर कहीं जिद बाकी थी। आप जीत गए आकाश, आपने मुझे हरा दिया। अब क्या करेंगे आप मेरे साथ? आकाश का चेहरा एक पल को सख्त हो गया था। फिर उसने थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, वही जो शादी के रात सभी पति पत्नी करते हैं। लेकिन जब जिया का सब्र टूट चुका था, अचानक उसने अपना घूंघट एक झटके से पीछे फेंका और पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई थी। उसकी सांसें थोड़ा तेज थीं और आंखें आग उगल रही थीं। इससे पहले कि आकाश को समझ पाता, जिया ने उसे दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया। आकाश लड़खड़ाया, अरे, और सीधा पीछे बिस्तर पर गिर पड़ा था। जिया का गुस्सा अब लावे की तरह फूट पड़ा था। उसने आगे बढ़कर आकाश की शेरवानी का कॉलर मरोड़ लिया था और झुककर उसके करीब आ गई थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश ओबरॉय मुझसे इस तरह शादी करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का धोखा करने की? क्या सोचा था तुमने? मैं डर जाऊंगी तुमसे और चुपचाप इस शादी को मान लूंगी? उसने कॉलर को और कसकर पकड़ लिया था, जैसे उसकी पकड़ में सारी ताकत जमा हो। तुम समझते क्या हो खुद को आकाश ओबरॉय? इस तरह शादी करके मुझे मजबूर कर लोगे? मैं नहीं जानती तुमने पापा से क्या कहा और पापा तुमसे शादी करने के लिए कैसे मान गए, पर मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानने वाली। कमरे की सारी सजावट, फूलों की खुशबू, सब अब बस एक बेहुदा मजाक लग रही थी जिया को। लेकिन उस शोर और गुस्से के बीच आकाश चुपचाप उसे देख रहा था और फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई थी। उसने जिया की आंखों में सीधे झांकते हुए बेहद शांत आवाज़ में कहा, तो अब असली जिया सामने आई है। इसी तेवर की तो तलाश थी मुझे। कब से मैं इस जिया को मिस कर रहा था। आकाश की वो हल्की मुस्कान जिया के गुस्से को और भड़का गई थी। उसने कॉलर और कसकर पकड़ ली थी, लेकिन अगले ही पल आकाश ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ ली थी और एक तेज खिंचाव के साथ उसने जिया को अपनी तरफ खींच लिया था और पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया था। जिया हैरान रह गई थी। उसका संतुलन डगमगाया और अब वो बिस्तर पर थी और आकाश उसके ऊपर उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर मजबूती से तकिए के पास थामे हुए था। कमरे में अब उनकी सांसों की आवाज़ें और दिल की धड़कनों का शोर गूंज रहा था। जिया की आंखें अब भी आग उगल रही थीं, लेकिन आकाश, उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने झुककर स्मित करते हुए कहा, ये हुई ना आकाश ओबरॉय की बीवी वाली बात। तुम तो कह रही हो कि शादी को नहीं मानती। उसने जिया की कलाई और कसकर पकड़ ली थी। उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, मिसेस आकाश ओबरॉय, मेरा कॉलर पकड़ने का हक सिर्फ मेरी वाइफ को है, समझी? और तुम वही हो, मेरी बीवी, जाने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आकाश की पकड़ मजबूत थी। आकाश, छोड़ो मुझे, वरना क्या मिसेस ओबरॉय, मैं देखना चाहता हूँ
तुम और क्या क्या कर सकती हो। जिया की सांसें अब और तेज़ हो रही थीं, गुस्से से या इस पल की नज़दीकी से। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एकांश का चेहरा अब इतना करीब था कि जिया को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, अब जब असली जिया सामने आ चुकी है तो असली एकांश को भी जान लो जिया। मैं वो आदमी नहीं तुम बच सको। जिया ने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी कलाई अभी एकांश की गिरफ्त में थी। एकांश, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एकांश ने स्मित करते हुए कहा। आखिर बंदा चाहता ही कब है कि तुम उसे छोड़ो। एकांश ओबरॉय, मेरा हाथ छोड़ो, उसने दांत पींचकर कहा। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं, लेकिन एकांश का चेहरा अब और झुकाया था, इतना करीब कि बस एक हल्की सी हरकत में उनके होंठ छू सकते थे। उसकी आंखें जिया के हर मूवमेंट को चुपचाप पी रही थीं। उसके होठों के कोनों में वही खतरनाक स्मित थी। तुम जितना फाइट करोगी जिया, उतना ही याद दिलाओगी कि तुम अब मेरी हो, उसने धीमे लेकिन भारी आवाज़ में कहा। ये झटके में उसने जिया के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया था। अब उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। दूसरे हाथ से उसने जिया की कमर को कसकर थाम लिया था, इतनी ताकत से कि जिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। जिया का बदन गुस्से और हल्के डर से, झंझनाहट की वजह से कांप रहा था। उसकी आंखें अब भी उसे धधकती आग की तरह घूर रही थीं, लेकिन इस बार उनके बीच की नज़दीकी ने माहौल को और ज़्यादा भारी कर दिया था। एकांश का चेहरा जिया के इतना करीब था कि उसकी पलकों पर वह उसकी सांसों की गर्मी अपनी पलकों पर महसूस कर सकती थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब भागो जिया, अगर भाग सकती हो तो। और उसकी उंगलियां जिया की कमर पर और कस गई थीं। जिया की सांस अटक गई थी। उसकी पलकों में गुस्सा था, लेकिन दिल की धड़कनें बेइंतहा तेज़ हो गई थीं। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों का शोर था और वही गुलाबों की घुटन भरी खुशबू। एक पल के लिए उनकी आंखें एक दूसरे में उलझ गई थीं। गुस्सा, डर, नफरत, तड़प या फिर कुछ और जो वे दोनों समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और तभी देर रात के सन्नाटे में अचानक बालकनी से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई बालकनी के दरवाजे के पास आकर रुका हो। जिया और एकांश दोनों की सांसें थम गई थीं। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।